असफलता सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। असफलता सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। इसलिए हमें असफल होने पर निराश और हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि और दुगने जोश से मेहनत और परिश्रम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं 2013 की स्कूल व्याख्याता की जो एग्जाम हुई थी उसमें राजनीति विज्ञान से रिलेटेड जो प्रश्न थे वो विस्तृत रूप से उत्तर सहित दूसरा जो आपका डोज है वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाग 3 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? भाग 3 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? उत्तर है अम्बेडकर। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न जो है हर एग्जाम में आते हैं, किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। मैं आपको विस्तृत रूप से पूरी डिटेल जो इसके बारे में बताऊंगा। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में भाग 3 में किया गया है। मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में ये 6 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था उस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का मूल अधिकार एक मूल अधिकार नहीं होकर के एक कानूनी अधिकार है, जिसका उल्लेख अलग से और अनुच्छेद 300 क में किया गया है। तो संविधान के ये जो मूल अधिकार हैं इनका उल्लेख भाग 3 में है। इस भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और भाग 3 में भी विशेषकर जो अनुच्छेद 32 है उसको मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मूल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। और अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भाग 3 को कहा है। और वैसे संविधान की जो आत्मा है वो संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस या किन शब्द या शब्दों का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है लोक एवं नागरिक दोनों। देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से प्रस्तावना तैयार करनी है। प्रस्तावना में से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में लोक और नागरिक जो शब्द है ये दोनों प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं इसके साथ साथ में व्यक्ति शब्द का भी प्रयोग किया गया है। प्रस्तावना में लोक शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, नागरिक शब्द भी प्रयुक्त हुआ है और व्यक्ति शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। संविधान की जो प्रस्तावना है इस प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है और वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है राज्यसभा। संसद के 2 सदन है। संसद की रचना से रिलेटेड अनुच्छेद 79 है, यह आपको पता है। तो 2 सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें राज्यसभा एक ऐसा निकाय है जिसकी अध्यक्षता राज्यसभा के सदस्य द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि इसकी अध्यक्षता जो की जाती है वो सदस्य राज्यसभा का नहीं होता है। यानी राज्यसभा का सभापति जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89 खंड 1 के तहत राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति।
और राज्यसभा अपने में से ही, अपने सदस्यों में से ही एक उपसभापति का निर्वाचन करती है, जो सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, जबकि उपसभापति अपना त्याग पत्र जो है वो सभापति को देता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, इसका उत्तर है राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। देखिए संविधान के द्वारा भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। गण का मतलब होता है प्रमुख, तो राज्य का जो प्रमुख पदाधिकारी है वो अपने देश में राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है वो अपने देश में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है, वो राजतंत्र है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो है सम्राट, राजा या रानी, और वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते बल्कि वंशानुगत आधार पर पद ग्रहण करते हैं। जबकि भारत एक गणराज्य है, यहाँ पर जो सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत आधार पर पद ग्रहण नहीं करता है बल्कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका उत्तर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक आयोग है, मतलब संविधान के तहत इसकी स्थापना नहीं की गई है। मैं आपको बता दूं कि मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा पहली बार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। तो उस घोषणा के तहत प्रत्येक देश के लिए और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी के अंतर्गत भारत में मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो संविधान में उल्लेखित है वो प्लस जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में उल्लेखित है वो, उन मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए और 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो संसद के द्वारा पारित किया गया था, और इसी अधिनियम के तहत 10 अक्टूबर 1993, याद रखना 10 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग में 8 सदस्य होते हैं। इस आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्र। मैं आपको ये भी बता दूं कि मानवाधिकार आयोग जो है वो एक संवैधानिक आयोग नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये एक वैधानिक आयोग है, क्योंकि संसद के द्वारा कानून बना करके और इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखिए, 1920 के कलकत्ता सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? यानी सितंबर 1920 का जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, उस प्रस्ताव को स्वीकार किसने किया था? इसका उत्तर है मोतीलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बता रहा हूं। देखिए, सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था, और इसका समर्थन करने वाले थे मोतीलाल नेहरू। इसके बाद इस प्रस्ताव का पुनः समर्थन किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, जो दिसंबर 1920 में हुआ था। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन
में असहयोग आंदोलन के इस प्रस्ताव का पुनः अनुमोदन किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। सी विजय राघवाचार्य। अगला प्रश्न है, गांधी जी से हुए पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी से हुए पूना समझौते पर दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, ये पूना जो समझौता है, जिसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है, ये 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। इस समझौते के तहत जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई थी, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतों की विधान परिषदों में दलितों के लिए स्थान जो थे, सीटें जो थी, वो आरक्षित कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ? इसका उत्तर है दादा भाई नेहरू जी। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष कौन हुआ? इसका उत्तर जो है वो दादा भाई नेहरू जी था, लेकिन आरपीएससी ने बाद में इसको डिलीट कर दिया था। इसको मतलब काउंट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, मैं आपको कारण बताता हूं। क्योंकि दादा भाई नेहरू जी यद्यपि कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे, ये बात सही है। कब कब रहे थे? 1886 में कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1893 में लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो कांग्रेस के 3 बार ये अध्यक्ष जरूर रहे थे, लेकिन ये जो लाइन है कि प्रथम 20 वर्षों में इसका 3 बार अध्यक्ष रहा, इसके अकॉर्डिंग दादा भाई नेहरू जी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि वो प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष नहीं रहे थे। वो ही नहीं बल्कि कोई भी नहीं रहा था। इसलिए इस प्रश्न को आरपीएससी ने जो है वो डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? इसका उत्तर है 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन, ये अधिवेशन जो है सूरत अधिवेशन कहलाता है और ये अधिवेशन 1907 में ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। महत्वपूर्ण बात क्या है कि सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था और कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल, जिसको अपने उदारवादी और उग्रवादी भी बोल सकते हैं। तो कांग्रेस में ये जो विभाजन हुआ, इसी को बोलते हैं सूरत फूट। इस विभाजन का प्रमुख जो कारण था वो मैं आपको बता रहा हूं। कारण क्या था विभाजन होने का कांग्रेस में, कि जो गर्मपंथी नेता थे, चरमपंथी जो नेता थे, वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस वजह से एक तो गरम दल और नरम दल के नेताओं में जो था वो गतिरोध पैदा हो गया था। दूसरा, उग्रवादी जो थे वो पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करवाना चाहते थे। इस वजह से उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा के नेताओं में गतिरोध पैदा हो गया और अंततः इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बट गई, गरम दल और नरम दल। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे थे? इसका उत्तर है 1 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत एग्जामों में यह प्रश्न आया हुआ है। इससे रिलेटेड मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि महात्मा गांधी जी जो थे
वो केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और वो था 39वां कांग्रेस अधिवेशन। ये अधिवेशन 1924 में बेलगांव में हुआ था। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी जो थे वो एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सही कथन कौन सा है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसमें चारों ही ऑप्शन जो थे वो सही थे, इसलिए इस प्रश्न को भी बाद में डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जो है समझाता हूं। देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में किया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 तक में। ठीक है, अब अनुच्छेद 352 जो है इसके तहत देश में या देश के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। किस स्थिति में? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में या होने की आशंका की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जा सकता है। यह आपातकाल 1 माह तक लागू रह सकता है। कब? बिना संसद की स्वीकृति के। बिना संसद की स्वीकृति के अनुच्छेद 352 के तहत लागू राष्ट्रीय आपात जो है वो 1 माह तक लागू रह सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 356, इसमें राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने की स्थिति में जो है और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो इस अनुच्छेद के तहत जो आपातकाल लागू होता है उसको व्यवहार में राष्ट्रपति शासन ही बोला जाता है। ये किस स्थिति में लागू हो सकता है? 2 सिचुएशन है। एक तो अनुच्छेद 355 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। कब? इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चले, ये देखना केंद्र सरकार का दायित्व है। तो यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है तो भी अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, या फिर उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो बिना संसद की स्वीकृति के 2 महीने तक लागू रह सकता है और अधिकतम 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। लेकिन 3 वर्ष तक लागू करने की 2 शर्तें हैं। 3 वर्ष तक लागू करने की 2 शर्तें। नंबर 1 कि उस स्थिति में जब अनुच्छेद 352 के तहत और आपातकाल लागू हो। नंबर 2, अगर चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, उस सिचुएशन में आपातकाल अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रखा जा सकता है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। यानी देश की साख, वित्तीय साख जो है वो यदि खतरे में पड़ जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। यह आपातकाल अभी तक देश में लागू नहीं किया गया है। इसको भी बिना संसद की स्वीकृति के 1 माह तक लागू रखा जा सकता है। दोस्तों, मेरे पास यद्यपि हाई फाई फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन मेरे पास आपको पूरी जानकारी, सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य MA BEd नेट और PhD हूं और 25 साल से मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं और वर्तमान में मैं कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत हूं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।